पहाड़पुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव को चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा था। गांव की आबादी बहुत कम थी। ये गांव एक दूर दराज इलाके में था। उस तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी। खास बात यह थी कि उस गांव में और आसपास की सारी जमीन बंजर थी। खेत और सब्जा बहुत कम था। दूर दूर तक कोई दरख्त और फसलें बहुत कम नजर आती थी। पूरे गांव में पीपल का एक ही बड़ा सा दरख्त था और उसका साया बहुत घुना और ठंडा था। गर्मी के दिनों में इस साये में बैठने का बहुत लुत्फ आता था, लेकिन गांव का कोई भी शख्स उस दरख्त या उसके साये के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी वजह यह थी कि पीपल का ये पेड़ एक लालची बनिया के घर की दीवार के साथ उगा हुआ था। वो उस दरख्त को अपनी मिल्कियत समझता था और किसी को उसके साये में बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का धोबी हफ्ते में एक दिन बनिया के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले जाता और उन्हें धो सकाकर चंद दिन बाद वापस दे जाता। इसके बदले बनिया उसको थोड़ी सी रकम बतौर उजरत अदा कर दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिया के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। यह दोपहर का वक्त था। सूरज सुवानेजे पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सबका बुरा हाल था। धोबी जब बनिया के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के दरख्त का दूर तक फैला हुआ ठंडा और घिना साया देखा। शदीद गर्मी के इस मौसम में ये ठंडी जगह देखकर धोबी का दिल मचल उठा। उसने सोचा कि मैं इस दरख्त के नीचे चंद लम्हे आराम कर लूं तो मजा ही आ जाए। ये सोचकर उसने अपनी चादर जमीन पर दरख्त के नीचे साये में फैलाई और उस पर पांव पिसार कर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा और साये में जल्द ही उसको नींद आ गई और वो खराटे लेने लगा। और उसी वक्त बनिया किसी काम से घर से बाहर आया तो धोबी को यूं बेतकल्लुफी से पीपल के साये में सोते देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर उसे बेदार कर दिया और चीख कर पूछने लगा, तुम्हें इस जगह सोने की इजाजत किसने दी है? धोबी बेचारा हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और सर झुकाकर कहने लगा, जनाब मुझे माफ कर दें, मैं काफी थका हुआ था। गर्मी भी बहुत है। पीपल का ठंडा साया देखकर मैं रह ना सका। चंद लम्हे के लिए बैठा तो आंख लग गई। ये सुनकर बनिए को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चीखने लगा, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि ये दरख्त मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी ठहरने और रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, जनाब मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूं। मेरा बाप भी आपके घर की खिदमत करता था, तो उसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अपने काम के बदले मुझे इतना हक तो मिलना चाहिए। धोबी मिनमुनाया। ये सुनकर बनिया मजीद अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में उजरत भी लेते हो। मुफ्त में ये काम नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस दरख्त के साये में आराम करने का हक नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बनिया की ये बात सुनकर धोबी हैरत से पूछने लगा, क्या तुम इस दरख्त के साये की भी कीमत मानते हो? बनिया मुस्कुराते हो बोला, बिल्कुल ठीक समझे। इसे रकम कमाने का एक नया तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, क्या कीमत है इस साये की? बनिया बोला, अगर तुम दरख्त का ये साये खरीदना चाहते हो तो तुम्हें सोने की 1000 सके मुझे अदा करना होंगे। एक पाई भी कम नहीं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी ने सोचा, फिर कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें साये के बदले में ज्यादा से ज्यादा सोने के 200 सके अदा कर सकता हूं। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। बुनिया इस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम ईंटने के चक्कर में था और धोबी इस दरख्त के ठंडे साये के बदले में बुनिया को ज्यादा रेक्रोनिम देने क्लूड के लिए तैयार न था। काफी बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर धोबी इस पीपल के दरख्त के साये के बदले सोने के 500 सके अदा करने को तैयार हो गया। बुनिया ने भी इसकी पेशकश कबूल कर लिया। वो खुश था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ आ रही है। ये भी तय हुआ कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक मुआहिदा तहरीर किया जाएगा और धोबी पीपल के दरख्त के इस साये की कीमत बुनिया को अदा करेगा। इसके बाद पीपल के दरख्त का ये साया
धोबी की मिल्कियत बन जाएगा। सारे मामलात तय हो जाने के बाद धोबी बेचारा सोच में गर्क अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत खुश था कि उसने धोबी को बेवकूफ बनाकर एक मोटी रकम ईंट ली है। ये रकम तो उसे मुफ्त में ही मिल रही थी। आखिर दरख्त के साये की कीमत ही क्या होती है? साये भी वो जिसके नीचे वो खुद और ना उसके बीवी बच्चे कभी बैठे थे। उसने मंसूबा बनाया कि इस रकम से वो एक खेत खरीद लेगा। बनिया ने अपनी दानिस्त में तो धोबी को धोखा दे लिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना उसने समझा था। धोबी ने भी बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक मंसूबा सोच लिया था। घर पहुंचकर उसने गधे को उसकी जगह पर बांधा, उस पर लद्दे कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और फिर अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो, मुझे अपने सोने के जेवरात दे दो, मैं उन्हें गिरोई रखकर सुनार से रकम लेना चाहता हूं। उसकी बीवी ये बात सुनकर दंग रह गई और पूछने लगी, इतनी रकम की एकदम क्या जरूरत आन पड़ी? धोबी ने कहा, मैं बनिया के घर के बाहर अग्गे पीपल के दरख्त का साया खरीदना चाहता हूं। मैं इस गर्मी में उसके नीचे आराम क्या करूंगा? धोबी बताने लगा। धोबी की बात सुनकर उसके बीवी को तो अपने कानों पर यकीन ही ना आया। वो सोचने लगी कि शायद उसके शौहर का दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने दरख्त का साया भी खरीदा है? क्या साया भी कोई जायदाद होती है? वो धोबी को समझाने की कोशिश करने लगी कि ये बेवकूफ़ी मत करो, इस तरह तुम इन जेवरात से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि दोबारा तुमसे कोई भी ये साया नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले में अटल था। उसने अपनी बीवी की कोई भी बात सुनने समझने की कोशिश ना की। बीवी फिर कहने लगी, मेरा तो मशवरा ये है कि जेवरात बेचकर तुम कोई खेत खरीद लो, उस पर फसल काश्त करो, जिसे बेचकर तुम ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। धोबी कहने लगा, देखो, मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हिल चिलाना, बीज बोना और फसल बेचना मेरे बस की बात नहीं। मैं 10 साल भी खेत पर मेहनत करके इतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी इस साये से 6 महीने में कमा लूंगा, और इसके बाद तुम्हारे जेवरात भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। धोबी की बीवी समझ गई कि उसका शौहर अपना इरादा बदलने वाला नहीं, इसलिए उसने मजीद बहस नहीं की और चुपचाप अपने जेवरात वाली पोटली लाकर शौहर के हवाले कर दी। धोबी गांव के सनार के पास पहुंचा और ये जेवरात उसके पास ग्रेवी रखकर सोने के 500 सिक्के उधार ले लिए। दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त पर वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर मुआहिदे पर दस्तखत करने सरपंच के पास पहुंच गया। बुनिया पहले ही वहां पर मौजूद था। गांव के और भी बहुत से लोग वहां मौजूद थे। वो इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के दरख्त का साया बुनिया से खरीद लिया है। बुनिया ने मुआहिदा पहले ही तहरीर कर रखा था। इसमें तहरीर था कि बुनिया अपने पीपल का साया सोने के 500 सिक्कों के एवज धोबी को फरोख्त करता है। दोनों में से जो भी फरीक इस मुआहिदे को खत्म करने की कोशिश करेगा, वो दूसरे फरीक को सोने के 1000 सिक्के जुर्माने के तौर पर अदा करेगा। इस मुआहिदे पर बनिया ने दस्तखत कर दिए, लेकिन धोबी चूंकि अनपढ़ था, इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया। सरपंच ने गवाह के तौर पर दस्तखत किए। वहां मौजूद सारे लोग इस मुआहिदे के गवाह बने और धोबी ने साये की कीमत बनिया के हवाले कर दी। वहां मौजूद हर शख्स ये सोच रहा था कि बनिया बहुत चालाक है। उसने सुना न देखा कि एक दरख्त का साया भी फरोख्त होता है। उस दिन के बाद से धोबी का ये मामूल बन गया कि वो दोपहर से लेकर शाम तक उस दरख्त के साये तले चारपाई बिछाकर सोया रहता। वो गधे की रस्सी भी अपनी चारपाई के साथ बांध लेता। ये गधा वक्त बेवक्त गला फाड़कर रेंगना शुरू कर देता। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उधर बनिया आराम करने के लिए लेटा या अपने घर में बीवी बच्चों से कोई अहम बात शुरू की, उधर गधे ने अपनी बेसिरी गजल शुरू कर दी। गधे का ये शोर शराबा बनिया के लिए बहुत दर्दे सर था। सूरज की गर्दिश के साथ साथ जू जू साया अपनी जगह तब्दील करता, धोबी भी अपनी चारपाई उसके साथ साथ गिजस्ता रहता। बाज़ औक़ात वो बनिया के घर की दीवार के बिल्कुल साथ जाकर बैठ जाता। बनिया अपने घर में भी कोई बात ऊंची आवाज में करने से डरता था कि कहीं दीवार के साथ बैठा धोबी सुन ही न ले। इसके अलावा धोबी गांव के दूसरे लोगों और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता और सब वहां बैठकर बातें और हंसी मजाक करते रहते।
बच्चे भी शोर शराबे करने में किसी से पीछे न रहते। ये सारी सूरत हाल बनिया और उसके खानदान के लिए काफी परेशान कुन थी। आखिर एक रोज तंग आकर बुनिया ने धोबी से बात करने का फैसला कर लिया। वो धोबी से कहने लगा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जे का इरादा रखते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सब की वजह से हमारे आराम और काम में खलल पड़ता है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो सिर्फ साये के नीचे बैठता हूँ। जौं-जौं सूरज मगरिब की तरफ जाता है, साया मशरिक को सरक जाता है और आपके घर की दीवार के साथ जा लगता है। मैं इससे आके नहीं बढ़ूंगा। बुनिया वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया, ताहम उसका दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए, मगर फिर एक दिन इसकी जान छूट ही गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिन तक गांव में भी किसी को नजर न आया। वो कहीं मौजूद न था। उसके बीवी को भी इल्म न था कि वो कहाँ गया है। जब काफी दिन तक धोबी नजर न आया तो बुनिया को हैरत हुई। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर उसने लोगों के सामने अपनी तशवीश का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में खुश भी था कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी। मगर जैसे बड़ा वक्त आते पता नहीं चलता, उसी तरह एक दिन जब बनिया अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाने घर आ रहा था, तो ये देखकर धक से रह गया कि धोबी एक दफा फिर पहले की तरह अपनी चारपाई बिछाए दरख्त के साए के नीचे मौजूद था। उसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब बनिया करीब पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भीड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थीं। गधा तो पहले ही उसके पास मौजूद था। सबकी आवाजें मिलकर अजीब शोर शराबा कर रही थी। बुनिया ने गुस्से में चलाकर पूछा, तुमने ये किया तमाशा लगा रखा है धोबी? धोबी ये सुनकर कहने लगा, ये तमाशा नहीं जनाब, ये मेरे मवेशी हैं। क्योंकि उनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं, उसलिए अब ये इसी पैप्पल के साए में रहेंगे। ये बात सुनकर बुनिया तो गुस्से में पागल ही हो गया। वो तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब वो ये मवेशी भी अपने साथ ले आया था। वो चीख कर कहने लगा, तुम उन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ साया बीचा है, जमीन नहीं। धोबी ये सुनकर कहने लगा, आप सच कह रहे हैं, मैं सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई ऐतराज है तो आप अपनी जमीन किसी और जगह ले जा सकते हैं। धोबी के ये अल्फाज सुनकर सारे लोग हंसने लगे। बुनिया सिटपटा गया। वो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, मगर ये धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वो झंझला कर बोला, मेरी जमीन यहीं रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। बनिया की बात सुनकर धोबी ने एक और कहका लगाया और बोला, ठीक है, लेकिन फिर मैं पीपल का दरख्त भी साथ ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये साया इसी दरख्त का है। धोबी की ये बात सुनकर बनिया ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने बाप दादा के लगाए हुए दरख्त को कुटने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसने अपने घर वालों और दोस्त रिश्तेदारों से मशूरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साथ साए की फरोख्त का मायदा तोड़ दिया जाए। अब बुनिया के पास धोबी को जुर्माने की रकम वापस अदा करने के सिवा कोई चारा न था। दूसरे ही दिन परेशान बनिया ने धोबी के साथ अपना मायदा खत्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सके धोबी को अदा करके उसे जान छुड़वा ली। धोबी खुश हो गया। उसे अपनी रकम दोगुनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से उसने गिरवी रखे हुए ज़ीवरात सुन्नार से वापस लेकर अपनी बीवी को लुटा दिए। उसकी बीवी भी खुश हो गई। अब धोबी बुनिया को नसीहत करते हुए कहने लगा, ये रोशनी, बारिश, धूप, छांव सब खुदा के तोहफे हैं, ये अनमोल हैं। उन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर उनसे फायदा उठाना चाहिए। बुनिया को भी अब ये बात समझ आ गई थी, इसलिए उस दिन के बाद से उसने कभी किसी को पीपल के साए में बैठने से मना नहीं किया।